से। ठीक है, यह रहा हमारा प्रश्न पत्र 7 अगस्त 2024 का। दोस्तों इस एग्ज़ाम को हमने खुद दिया था 7 अगस्त 2024 को, जिसमें हमने क्वालिफाई भी किया और जाकर के मेरिट में छट गया। चलिए कोई बात नहीं, होता है। चलिए प्रश्न नंबर 1, सन 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनहित याचिका तैयार किया। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के पास होता है। दोस्तों आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि आपने कितना स्कोर अचीव किया। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न और कुछ उत्तर देखते चलेंगे तेजी में। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो यह वित्त मंत्री रखते हैं। ठीक है, वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। और संसद के 2 सदन कौन होते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा शामिल है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि सोवा रिगपा क्या है? सोवा रिगपा क्या है? तो यह हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता राज्य में किया गया अंडर वाटर ट्रेन का उद्घाटन। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुगनू भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि सामा चकवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित करता है, तो भाई बहन को के रिश्ते को समर्पित करता है। ठीक है, सामा चकवा जो त्यौहार है वह भाई बहन के रिश्ते को समर्पित करता है। यह बिहार में मनाया जाता है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी जी थे। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक निवासी था। तो यह निवासी कहाँ का था? तो राजगृह का था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 12 में आपको दिया गया गद्यांश। ठीक है, इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसी के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के आप उत्तर देंगे। ठीक है, हमने गद्यांश पढ़ रखा है, आइए हम उत्तर को देखते हैं। इसके प्रश्न और उत्तर को हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियां को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कि बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। लोगों की सोच बस इतना ही है कि बाल श्रम को केवल सरकार समाप्त करेगी, ये गलत धारणा बनी हुई है। बाल श्रम को समाप्त करना हमारा खुद का दायित्व होना चाहिए। ठीक है, सरकार तो खैर पहल करती ही है। चलिए आइए हम प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, हम बता रहे हैं आपको पढ़ करके। ठीक है, गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही कि बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, बच्चों का बचपन छीन जाता है बाल श्रम के कारण। बाल श्रम क्या होता है कि अगर कोई बच्चा छोटे कारखाना में काम करते हैं तो उनका बचपन छीन जाता है, किसी मजबूरी के कारण ही करते होंगे। ठीक है, चलिए छोड़िए, उसे इग्नोर कीजिए। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित कराता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त में से परिभाषित संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल श्रम से संबंधित है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या विलय के संवैधानिक प्रावधान क्या है? राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर
16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे? तो जुलाई 1946 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि अंडे की जर्दी कोलाइट का कौन सा प्रकार होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमल्सन होता है। क्या कौन सा प्रकार होता है? इमल्सन होता है। ठीक है, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? तो आयरन का परमाणु प्रतीक होता है Fe। ठीक है, Fe। आइए हम प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, sp3। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन थे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है हम उसे देख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 कह रहा है एक तरफ मुहावरा दिया गया है और दूसरा तरफ मुहावरा का अर्थ दिया गया है। ठीक है, उसे मिलान करना है। तो आइए हम उसे मिलान करते हैं। ठीक है, देखिए, छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना ये क्या होता है? तो साथ रहकर परेशान करना, यानी छाती पर मूंग दलना। ठीक है, छाती पर पत्थर रखना, यानी कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। ठीक है, फिर होता है छाती पर सांप लौटना, यानी कि धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। छाती पर सांप लौटना यानी धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। और फिर होता है यहाँ पे छाती ठोकना, छाती ठोकना यानी कि कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। एक सेकेंड, फिर से हम इसे मिलान करते हैं। छाती पर मूंग दलना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको साथ रहकर परेशान करना। ठीक है, और फिर हो गया छाती पर पत्थर रखना, यानी धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। ठीक है, उसके बाद हो गया आपको छाती पर सांप लौटना, यानी कि एक मिनट, छाती पर सांप लौटना यानी कि साथ रहकर परेशान करना। ठीक है, छाती ठोकना यानी कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। ठीक है, एक बार आप ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप मिलान कर लेंगे, वैसे हम मिलान कर दिए हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? ठीक है, तो आइए हम पहले देखते हैं कौन सही है। ठीक है, गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, और सेना नायक यानी सेना का नायक, यह बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है राज्यसभा, तो राजा के लिए सभा, यह गलत है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेई पुरकेंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को कोशिका द्रव्य नाम दिया। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। हरी पत्तियां भोजन को पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? सूचना का अधिकार किस अधिनियम के तहत पारित हुआ? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 के तहत सूचना का अधिकार पारित हुआ। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30 को। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा
वर्ष घोषित किया गया, ठीक है। बाजरा को ही हम मोटा अनाज कहते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया? 2023 को, ठीक है। इसे बाजरा वर्ष भी कहते हैं, ठीक है। मोटा अनाज या बाजरा वर्ष आप कह सकते हैं, 2023 को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि लगभग सभी पादप कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है? लगभग सभी पादप कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारक्य पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्लेस्टिड पाई जाती है और रसधानियाँ पाई जाती है, लेकिन तारक्य नहीं पाई जाती है, ठीक है। यह जंतु कोशिका में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुविभाजन होता है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 33 को। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवांशिक स्थिति कैसे सुनिश्चित करती है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, हाइड्रा में मुकुलन यहाँ पे दे रहा है प्रश्न, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा में मुकुलन का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो हाइड्रा में मुकुलन का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 34 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 35 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण वर्तमान काल है इसमें, ठीक है। बच्चा खेल रहा है, इसमें अपूर्ण वर्तमान काल है। दोस्तों हमारा घर थोड़ा रोड के साइड में है, थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा अदर गाड़ियों की जो आवाज़ आ रही है वो सबको, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि स्वागत शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो स्वागत यानी सु प्लस आगत, जो आगे में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग, और जो पीछे में रहता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय, ठीक है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग का उपयोग हुआ है? तो यहाँ में सु प्लस आगत यानी सु का उपयोग हुआ है, ठीक है। यानी स्वागत होता है, सु प्लस आगत यानी स्वागत। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उनके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा होगा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास क्या कहलाता है? तो अंधविश्वास कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे अविश्वास दिया गया, गलत है। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास क्या कहलाता है? अंधविश्वास कहलाता है, ना कि अविश्वास कहलाता है। वही गायों को पालने वाला क्या कहलाता है? गोपाल कहलाता है। गोद में लिया गया पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र कहलाता है। किए गए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जानते हैं? गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौड़ू के नाम से जानते हैं, ठीक है। गौड़ू के नाम से जानते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय सक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड कंपनी, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? तो 1106 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। वही हम केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो दिल्ली में है।
दिल्ली में कितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में? तो 11,320 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। तो केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा, और केवल राज्य पूछेगा तो बिहार हो जाएगा। और वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 17 लोग रहते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो क्वेश्चन हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 41 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि भारतीय वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में किया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में। दोस्तों हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ा सा आवाज़ के कारण। ठीक है, साइड से जो गाड़ियों की आवाज़ आती है थोड़ा डिस्टर्ब कर देती है हमें। चलिए छोड़िए उसे। प्रश्न नंबर 43, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है? तो यह मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के मुजफ्फरपुर जिले पर स्थित है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 44 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारण नहीं करता है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफ्लेशन, यानी कि महंगाई कम होना। और इंग्लिश में क्या, और इसके उल्टा जो होता है उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन, यानी मुद्रा अस्फीति। ठीक है, मुद्रा स्फीति यानी कि महंगाई कम हुआ। ठीक है, मुद्रा स्फीति यानी कि मुद्रास्फीति दिया गया। ठीक है, यानी महंगाई बढ़ा। ठीक है, मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ा, और मुद्रा अस्फीति रहेगा तो यानी महंगाई घटा। तो इंग्लिश में इसे कहेंगे इन्फ्लेशन, और जो कम होता है उसे कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, सॉरी पहले हम जो बोले थे गलत बोले थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। ठीक है, तो राम के पास एक गाय है, वह बाजार में नहीं बेच करके बल्कि वह खुद पीता है। तो यह क्या है? गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। ठीक है, अगर वो बाजार में बेचता तो यह गैर बाजार नहीं कहलाता। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, फॉलोइंग सेंटेंस क्या है? तो ऑल मेन मस्ट बी। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? ऑल। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 49 को। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉन्ट द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा उत्तर, क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा अव्यक्त। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि वह स्थान जहां शुक्राणुओं का अंडाणु से सामना होता है क्या कहलाता है? तो जहां शुक्राणुओं का अंडाणुओं से सामना होता है उसे कहते हैं डिम्ब वाहिनी। डिम्ब वाहिनी मतलब कि फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 51 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है। डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 52 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कॉल किसका गुण है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोकॉर्डा का गुण है। ठीक है दोस्तों, वॉयलेंस थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है,
प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ नलिका के संबंध में गलत है, लसिका के संबंध में? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लसिका को लसिका वाहिनी द्वारा एकत्र किया जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं दोस्तों। एक सेकंड हम वीडियो को थोड़ा रोक रहे हैं, एम्बुलेंस आ रही है, आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आ रही है। आइए प्रश्न नंबर हम 54 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि अपसारी दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक उत्तल दर्पण है। अपसारी दर्पण क्या है? तो एक उत्तल दर्पण है। आइए हम प्रश्न नंबर 55 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 55 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लंबा है, हम इसे देख लेते हैं थोड़ा छोटा कर करके। ठीक है, चलिए यहाँ पे है। चलिए 55 कह रहा है कि चित्र में एक ओम के नियम का साधारणता परिपथ दर्शाया गया है। ठीक है, एक विद्यार्थी एक ओम के नियम के सत्यापन के परिपथ बनाया। ठीक है, परिपथ में उसने कुछ रीतुएं कर दी, यानी कुछ गलती कर दी। उन रीतुओं को सही किया जा सकता है। कौन सा विकल्प सही होगा? तो आइए हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ए मीटर को परिपथ श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ समांतर क्रम में लगाना चाहिए। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 56 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 56 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु का संवेग 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि विद्युत उपकरणों को अतिभारण के लिए कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, स्टेबलाइजर सबसे सुरक्षा विधि मुख्य कारण है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 58 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 58 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, बिहार में 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, और 2 राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, और 1 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा 12-2-1 कहाँ पे हो जाएगा? 12-2-1। ठीक है, बिहार में क्या है? 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 2 राष्ट्रीय पार्क है और 1 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 59 को। प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है उसे हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा, उसके आधार पे हम इसे मिलान कर लेते हैं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो भावर का हो जाएगा छिद्रपूर्ण। ठीक है, तराई का क्या हो जाएगा आपको? घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका भांबर का मतलब क्या हो जाएगा? पुराना जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद हो जाएगा क्या? खादर का क्या हो जाएगा? युवा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 60 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 60 में भी मिलान करना है। आइए हम देख लेते हैं मिलान। पहले यहाँ पे उसका उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मिलान कर लेते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गोदावरी का सहायक नदी कौन सा है? तो वेनगंगा। गोदावरी का सहायक नदी वेनगंगा। गंगा का सहायक नदी कोसी। कृष्णा का सहायक नदी कौन सा है? तो कृष्णा का सहायक नदी हो जाएगा अमरावती। ठीक है, कावेरी का सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? तो कोयना। ठीक है, यहाँ पे हमने मिलान अच्छे से कर दिया है, आप देख लेंगे। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 61 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम मिलता है। ठीक है, आइए यहाँ पे इंग्लिश का एक प्रश्न है उसे देखते हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द टीचर्स द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द स्टूडेंट्स आर टफ बाय द टीचर। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हिज
अर्बन बिहेवियर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रूरल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 64 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 में मैथ्स है, प्रश्न नंबर 65 में भी मैथ्स है, इसे इग्नोर करते हैं थोड़ा सा क्योंकि ये बनाने वाला प्रश्न है, इसे हम छोड़ते हैं। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 68 से। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि डैश में SER, ठीक है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम विष तथा दवाओं को निवारी विषीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि डैश में SER विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या निभाता है, तो यकृत कोशिकाएं निभाते हैं। ठीक है, दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, आप भी देख रहे होंगे। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 क्या कह रहा है, तो मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए द्रव संयोजी उत्तक, द्रव संयोजी उत्तक कौन होता है, तो यह रक्त होता है। ठीक है, उपकला उत्तक, उपकला उत्तक कौन सा होता है, तो त्वचा के उत्तक को हम उपकला उत्तक कहते हैं। ठीक है, जोड़ों की सतह यानी कि उपास्थि, जोड़ों की सतह यानी कि उपास्थि, तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक यानी कि स्पाइनल कोड। ठीक है, यहाँ पे हमने मिलान कर दिया, आप उत्तर देख लेंगे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 70 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 70 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। ठीक है, चलिए, यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और मूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने गैसें ली थी, वे गैस कौन सी थी, तो उत्तर हो जाएगा, आइए हम देखते हैं, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन गैस, अमोनिया गैस और हाइड्रोजन गैस ली थी। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर हम देखते हैं 71। प्रश्न नंबर 71 क्या कह रहा है, उसे देखते हैं। एक वस्तु 1.0 ms को चाल से गतिशील है, x दूरी में इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3.0 तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतना ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितना लगाना होगा, 90F। दोस्तों ये सब फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि प्रतिरोध R के किसी भी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पारस्परिक क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R अनुपात का मान क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 73 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टील में सबसे तेज गति से चलती है। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, तो आइए हम यहाँ पे मिलान करते हैं सूची 2 को सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोयना, कोयना यह किस राज्य में बहती है, एक तरफ अभ्यारण्य दिया गया, एक तरफ राज्य दिया गया। कोयना यह किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, इंतुरम, ये इंतुरंगम तेलंगाना में है और सरिस्का राजस्थान में है और चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा दिया गया लेकिन फर्स्ट क्लास क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल थे। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब बिहार में राज्यपाल थे। कौन राज्यपाल थे, तो यह नित्यानंद कानूनगो जी थे। ठीक है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा। ठीक है, तो आप अगर बता देंगे हमें करेक्ट तो हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आप हमें बताएंगे कि बिहार में आपातकाल कितनी बार लगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन छोड़ दीजिए, आप बताएंगे कि बिहार में आपातकाल कितनी बार लगा। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। दोस्तों यह गलत है, ठीक है। आज़ादी से पूर्व जो बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे वह थे राजा विजय भद्र सिन्हा जी, ठीक है, ना कि राय बहादुर सिन्हा जी, ठीक है। बाकी सभी के सभी सही है, अब देख लेंगे। प्रश्न नंबर 78 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामंत यानी नाइट से, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 79 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 79 हो जाएगा कि पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। पीलीगंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 80 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 81 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में स्थित है। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। तो वायु एक मिश्रण है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 83 को देखेंगे। 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक और Cn, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 84 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 84 मैथ्स का, इसे हम छोड़ते हैं। 85 भी मैथ्स का, 86 भी मैथ्स का, ठीक है। देखते हैं हम आगे प्रश्न को। चलिए प्रश्न नंबर 87 को हम देखते हैं। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट्स का नेतृत्व किसने किया। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मिराइबो और OBCA ने, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 88, हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव है। हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुडलिंग के द्वारा, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 89 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोक दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 90 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में बिहार को राज्य का दर्जा मिला। किस अधिनियम के तहत। तो 1919 के अधिनियम के तहत बिहार को राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। पटना इसकी राजधानी बनी। प्रश्न नंबर 91, जल के अणु में बंध की प्रकृति होती है। जल के अणु में बंध की प्रकृति कैसी होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन आबंध होती है, ठीक है। जल के अणु में बंध की प्रकृति हाइड्रोजन आबंध होती है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 92 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 92 कह रहा है कि C6H14 के लिए संरचनात्मक समन्वयक की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 होगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 93, अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है। तो अल्फा कण एक द्विआवेशित हीलियम आयन है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 94 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 94 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की, एक सेकेंड, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, चलिए एक सेकेंड, चलिए। वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है क्या कहलाती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी की कहलाती है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 95 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 95 कह रहा है कि कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट प्रोसेसिंग को जोड़ने के लिए कौन कार्य करता है। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट प्रोसेसिंग को जोड़ने के लिए कौन कार्य करता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड कार्य करता है। आइए हम प्रश्न नंबर 96 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 96 कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा एक भारत में प्रशासनिक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य वन, यह एक प्रशासनिक वर्ग नहीं है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 97 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 97 कह रहा है कि भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रैम्सजे नाम है। ठीक है, भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में शामिल अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो रैम्पेज हो जाएगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 98 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 98 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। द कॉन्स्पिरेसी टू आउट सी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, गोटाबाया राजपक्षे। ये शायद आप बताएंगे कि यह श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे, गोटाबाया राजपक्षे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 99 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 99 कह रहा है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर जी को सम्मानित किया गया। दोस्तों, आज का हमारा यह अंतिम प्रश्न होगा। आइए हम इसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 100 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, S-400 मिसाइल। ठीक है, यह कौन सी मिसाइल है? तो एंटी टैंक मिसाइल है S-400। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 1 से लेकर के 100